हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे अपनी सेकेंड यूनिट की। ठीक है, कल अपन ने सेकेंड यूनिट के अंदर क्या क्या निकाला था, मतलब कौन से टॉपिक की बात की थी? कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसकी अपने कंपोनेंट निकाल लिए थे, है ना। आज अपन बात करेंगे, एक तो वेलोसिटी निकालेंगे किसकी, सेंटर ऑफ मास की, और एक क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे और फोर्स निकालेंगे। ठीक है, आज हम 3 टॉपिक की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का वेग। देखो, वेलोसिटी किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास। एक चीज आप लोग याद करके चलना यहाँ से कि आप बात किसकी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है सेंटर ऑफ मास का? जहाँ पे भी आप लोगों के सामने नाम आ जाए और फिर पूछे या फिर बोले कि हाँ इसकी पोजीशन वेक्टर कितना होता है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो आप बोलोगे कैपिटल आर वेक्टर सी एम। ये जो कैपिटल आर वेक्टर सी एम होता है, ये किसका पोजीशन वेक्टर होता है? किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का होता है। ठीक है, अगले ने लिख रखा है सी एम आर वेक्टर। आर वेक्टर आप लोगों को पता है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्या बोलते हैं अपन आर वेक्टर को? पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान से सुनना कि वेलोसिटी किसको कहते हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर में परिवर्तन की दर, आई रिपीट, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर में परिवर्तन की दर को सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कर दोगे आप लोग? देखो, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इसके अंदर परिवर्तन कर देंगे और जो परिवर्तन की जो दर आएगी उसको आप क्या कह दोगे? सेंटर ऑफ मास। किसका? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब देखो, अपन जानते हैं अगर सबसे पहले बात ही सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की हो रही है तो इसको लिख लो और इसके इक्वल में क्या आया था उसको लिख लो। तो देखो जी, कैपिटल वेक्टर आर सी एम इक्वल क्या आया था? कैपिटल आर वेक्टर सी एम इक्वल अपन ने कल भी निकाला था भाई, ये आई इक्वल टू 1 to n एम आई और आर आई वेक्टर अपॉन एम। यही आया था अपना। तो देखो जी, अब क्या बोलेंगे? मैंने बोला क्या था? सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे तो कहेंगे किसको? इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर में परिवर्तन की दर को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहेंगे। अब इसमें परिवर्तन कैसे करेंगे? इसके अंदर परिवर्तन, इसका क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। किसके सापेक्ष, किसके रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तब अपने को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखो, आर सी एम का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, आर सी एम का टी के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर, आ जाओ जी, इसका टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं अपन? पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का अपन क्या कर देंगे? टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखो, कर दो डी आर सी एम अपॉन डी टी इक्वल, भाई इसका कैसे करोगे? 1 अपॉन एम बाहर ले लो। ठीक है, अब ये देखो, आई इक्वल टू 1 to n, एम आई को यूं का यूं रख दो और आर आई का क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो। ये लो,
अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, चूंकि डी आर आई वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल कितना होता है, वी आई वैक्टर होता है। अब एक चीज और भी जानते हैं अपन, क्या जानते हैं, डी आर वैक्टर सी एम अपॉन डी टी इक्वल क्या लिख देंगे भाई, इसको कैपिटल वी वैक्टर सी एम लिख सकते हैं क्या भाई, ये तो आप लोगों को पता है तो लिख दिया इसको। अब ये क्या है यहाँ पे, डी आर सी एम अपॉन डी टी, कैपिटल आर ही तो है और साथ क्या है, सी एम है। अगर कैपिटल आर है तो अपन इसको कैपिटल वी के रूप में लिख देंगे, और सेंटर ऑफ मास का है तो नीचे क्या लिख दिया, बेस में सी एम लिख दिया। सी एम का मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो देखो जी, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, वी वैक्टर सी एम इक्वल, ठीक है। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1 to n, एम आई यूं का यूं रह जाएगा, और इसकी जगह क्या पुट कर दो, वी आई वैक्टर अपॉन में क्या चल रहा है भाई, n चल रहा है मैडम। तो ये क्या हो जाएगी अपनी, ये दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको आप क्या कह दोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब देखो m, अच्छा जी एक काम कर लेते हैं अपन, इस m को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी कैपिटल में है और ये भी कैपिटल में, तो इसको अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो सिग्मा है इसको अपन ओपन करके लिख देते हैं। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एम वी वैक्टर सी एम इक्वल, इसको ओपन कर दो, एम आई आर आई वैक्टर प्लस, अच्छा जी आई की जगह क्या करोगे 1 1, एम टू आर टू वैक्टर प्लस प्लस डैश डैश प्लस एम एन आर एन वैक्टर लिख सकते हैं। एकदम इजी सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई अपन, देखो आपको पता है मास जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि द्रव्यमान इनटू वेग इक्वल क्या होता है, समवेग। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल मोमेंटम, होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, चूंकि एम वी वैक्टर सी एम इक्वल, यानी कि एम वी के इक्वल में अपन मोमेंटम लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे लिख दो अपना क्या, पी, तो पी वैक्टर सी एम बिल्कुल लिख सकते हैं, एम वी को पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, पी वैक्टर सी एम इक्वल m1 r1 प्लस m2 r2 वैक्टर प्लस डैश डैश प्लस mn rn वैक्टर। ये अपना क्या आ गया भाई, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। ये अपन ने क्या निकाला, क्या प्रूव किया, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। क्लियर है भाई यहाँ तक, हाँ जी। अब क्या करेंगे अपन, देखो अगर इसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है तो किस हिसाब से आ सकता है, देखो सिद्ध करो कि किसी निकाय में, ठीक है, सिद्ध करो कि किसी निकाय में कणों का कुल संवेग, ये क्या हो गए, कण ही तो हुए, और इनका टोटल संवेग क्या हो जाएगा, इतना होगा, द्रव्यमान केंद्र के संवेग के तुल्य होता है। आई रिपीट, ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला है इसके लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकता है, किस हिसाब से, सुनो, सिद्ध करो कि किसी निकाय में कणों का कुल संवेग, इन सब का कुल संवेग, ठीक है। आई रिपीट, सिद्ध करो कि किसी निकाय में कणों का कुल संवेग द्रव्यमान केंद्र के संवेग के तुल्य होता है।
तो इस हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर आप लोग कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड अब अपन निकालेंगे त्वरण और फोर्स किसके लिए, इसी सेंटर ऑफ मास के लिए। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, माना किसी निकाय में नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, देखो माना किसी निकाय में नंबर ऑफ पार्टिकल स्मॉल n है, जिनका मास m1 m2 m3 डैश डैश mn है। इनका ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर r2 वेक्टर। बहुत 2 दिन से 3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, डैश डैश rn वेक्टर है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कैपिटल R वेक्टर Cm। तो स्टार्ट कर दो वहीं से ही। देखो कैपिटल R वेक्टर Cm क्या होता है, I इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर अपॉन m। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे t के रेस्पेक्ट में तो देखते हैं अपने को क्या मिलता है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो डी आर वेक्टर Cm अपॉन डी टी इक्वल वही वाला 1 अपॉन m को इधर ले लो और ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 to n m i यू का यू रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी। कुछ हद तक जैसे अपन ने वेलोसिटी निकाली थी वैसे ही इसकी क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। तो देखो अब अपन जानते हैं इसके इक्वल में क्या होता है, इसके इक्वल में क्या होता है, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो देखो पुट कर देते हैं सीधे ही अपन वैल्यू, v वेक्टर Cm इक्वल I इक्वल टू n mi और vi। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, m चल रहा है। ये लो जी, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, अब आप लोगों को पता है पीछे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ के आए हो कि एक्सेलरेशन जब निकालते हो तो किससे निकालते हो, पोजीशन वेक्टर से। क्या निकालते हो, पोजीशन वेक्टर का t के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करते तब अपने को क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। और उसी वेलोसिटी का जब t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तब अपने को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो अपने पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब इसका फिर से अपन क्या कर देंगे, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो फिर से कर दो इसका, डी वी वेक्टर Cm अपॉन डी टी इक्वल, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1 to n mi और डी वी आई अपॉन डी टी अपॉन m। अब अपन जानते हैं, वी नो दैट, व्हाट इज वी नो दैट, वेयर डी वी आई अपॉन
डी टी इक्वल क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, ए आई वेक्टर। ये ए आई वेक्टर यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ आई वे पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ आई वे पार्टिकल, ठीक है, आइथ पार्टिकल। हाँ जी, और क्या आ जाएगा, डी वी वैक्टर सी एम अपॉन डी टी इक्वल क्या लिख दोगे इसको, ए वैक्टर सी एम। ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ऑफ सी एम, यानी कि सेंटर ऑफ मास का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके जी, अपने पास इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब अपन इसको क्या कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, फिर देखते हैं अपने पास क्या आता है। तो क्या आ गया, इसकी जगह वो वाला पुट, उसकी जगह ये वाला पुट कर दो। तो ए वेक्टर सी एम इक्वल आई इक्वल टू 1 to n, एम आई ये क्या हो जाएगा, ए आई वेक्टर अपॉन एम। हो गया, ये इक्वेशन अपने क्या कहलाएगी। अब वी नो दैट, या फिर चूंकि एम आई ए आई वेक्टर इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है, एफ आई। अरे भाई, न्यूटन के अनुसार मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ होता है कि नहीं होता है, फोर्स होता है कि नहीं होता है, एफ इक्वल एम है होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एम ए, तो इसको क्या लिख देंगे, पर बस फर्क इतना है इसके अंदर कि इसके अंदर आइथ पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एफ आई। ओके, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए सी एम इक्वल आई इक्वल टू 1 to n एम आई और एफ आई वेक्टर अपॉन एम। ओके, अब देखो इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिए। 2 किसको बोला रहा है, 2 किसको बोल दिया भाई अपन ने इक्वेशन, अच्छा इसको बोल दिया, ये लो जी, इसको आप लोग बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, निकाय में कणों की संख्या अधिक होने पर वह एक दूसरे पर भी बल लगाते हैं, इस बल को क्या कहते हैं। एक बार इतना देखो, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके जी, हाँ जी, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इस वाले फोर्स की। ओके, देखो हाँ जी, अब कंडीशन क्या बनती है कि निकाय में कणों की संख्या अधिक होने पर, ठीक है, मान लो कोई भी निकाय है, उसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा होने पर, पार्टिकल्स की संख्या जो होती है वो अगर ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर ही बल लगाते हैं। अरे भाई, जैसे कि भीड़ इकट्ठा हो गई बहुत सारी, ठीक है, तो अगर बहुत सारी हो गई और बाई चांस किसी वजह से भगदड़ मच गई वहाँ पे, तो एक दूसरे को आप लोग धक्का देके भागोगे नहीं क्या, तो एक दूसरे पे आपस में फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, लगा रहे हैं, तो उस वाले फोर्स को आप क्या कहते हो, क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हो, ठीक है। तो ये क्या बोल रही है कंडीशन, सुनो अच्छे से, कि निकाय में कणों की संख्या अधिक होने पर वह एक दूसरे पर भी बल लगाते हैं, इस बल को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। तो इसी वाली इक्वेशन से, किस वाली, इस वाली इक्वेशन से क्या कर देंगे अपन, देखो ए वेक्टर सी एम इक्वल आई इक्वल टू 1 to n, एम आई
अच्छा, इस एफ आई को इधर ले आओ भाई, ये लो जी। अब क्या करोगे, प्लस अलग अलग कर दो यहाँ पे, है ना, जे नॉट इक्वल कि इसकी भी बात करेंगे, देखो चिंता मत करो, इसकी भी बात करेंगे, एफ जे के। ओके, इक्वेशन नंबर 4। देखो यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, मैंने बोला क्यों, क्रिया प्रतिक्रिया का बल क्यों बोला, इसी के लिए बोला। देखो लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि क्या होता है ना। तो जे नॉट इक्वल की एफ जे के क्या कहलाता है, ये अपना क्रिया प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है। देखो जी, जैसे कि अपने पास एक मान लो अपने को ये फोर्स दे दे कि एफ वेक्टर 1 2 दे सकता है, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर 2 1 या एफ 2 1 वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस फोर्स की वजह से लिख सकते हो आप इसको ऐसा, यही क्रिया प्रतिक्रिया बल की वजह से अपन इस F12 को माइनस F21 लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अब सुनो ध्यान से, एफ जे के ये जो एफ और जे के ये जो है, ये क्या है, अपना क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। ये तभी कार्य करेगा जब निकाय में कणों की संख्या ज़्यादा है। अगर संख्या एक ही है तो इसका काम करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो एफ जे के कहने का मतलब, इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। ये कब कार्य करता है, जब कणों की संख्या एक से अधिक हो जाए। जे है एक तो कण, एक के है, तो यानी कि एक से अधिक हो जाए, जब ही ये कार्य करेगा। अगर कण की संख्या एक ही है तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो जैसे जे नॉट इक्वल के है, मीन्स जे की वैल्यू एक आएगी, जे की वैल्यू एक आएगी ना, तो के की वैल्यू एक नहीं आएगी। क्या बोल रहा है ये देखो, अगर जे की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं आएगी। अगर जे की वैल्यू 2 आएगी तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं आएगी, ऑपोजिट में आएंगे दोनों, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो इसका 2 आएगा, इसका 2 है तो इसका 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो सेम वैल्यू होती है 1 1 2 2, ये वाली सेम वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, तो जैसे 2 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, या पर 2 2 नहीं हो सकता, ठीक है। एक चीज़ देखो, F12 प्लस F13, ठीक है, जैसे ये लिख दिया अपन ने मान लो, तो आगे चल के यहाँ पर तो अभी अपन ने 1 2 और 1 3 लिखे हैं। स्टार्टिंग अपन ने कहाँ से की है इसकी, 1 2 और 1 3 से। पर अगर आप लोग ऐसे आगे चलते ही जाओगे, यानी 1 2 1 3 1 4 1 6 1 5 1 7 जैसे भी चलते जाओगे, तो आगे चल के एक कंडीशन तो ऐसी आएगी ना कि आपका ऐसे भी आ सकता है। कैसे आ सकता है कि F माइनस F21 माइनस F31 आएगी ये कंडीशन। बीच में डेस ही तो है, चाहे आप पूरा बोर्ड लिख दो, लिख के बांट दो, चाहे ये वाली कंडीशन भी आएगी, एक टाइम पे आएगी। तो क्या अपन इसके इक्वल में 0 हो सकता है, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू है तो ये दोनों आपस में कट के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब, इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस लिया है, ठीक है। इसीलिए अपन ने यहाँ पे किसकी बात की है, माइनस की बात की, क्योंकि अगर माइनस नहीं लेंगे तो ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं। अगर कटेंगे नहीं तो इक्वल में वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इक्वल में वैल्यू 0 लाने के लिए अपन ने इसको क्या लिख दिया, माइनस F21
और जे और के की वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इस वाले इक्वेशन को अपन ने कैसे लिख दिया, क्रिया प्रतिक्रिया फोर्स से ऐसे लिख दिया, एफ आई वेक्टर प्लस सिग्मा जे नॉट इक्वल के एफ जे के। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, आई इक्वल 1 और जे इक्वल 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, ठीक है जी, ओके। अब देखो जे इक्वल 1 और के इक्वल 1, हाँ जी, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, F12 इसको इस साइड ले आओ प्लस F21 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि J नॉट इक्वल के एफ जे के। इस आधार पर, किस आधार पर, इस आधार पर हम इसको क्या कह सकते हैं, इक्वल 0 बोल सकते हैं, इक्वल 0 होगा। कौन सी कंडीशन के बेस पर, इस कंडीशन के बेस पर अपन इसको इस रूप में, यानी कहने का मतलब इक्वल 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों जी, अगर जे की वैल्यू 1 आ गई तो के की 1 नहीं आएगी, 2 आएगी, 2 नहीं आएगी तो 3 आएगी। और जब भी आप लोग इस कंडीशन के अनुसार अगर आप चलते गए तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी और वो कटा के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए अपन ने इसको इक्वल में क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्लियर है भाई यहाँ तक? आ जाओ जी। अब अपन बात करते हैं समीकरण 4 में। देखो इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 कहाँ गई, अच्छा ये रही। इक्वेशन 4 में ये वाली वैल्यू के इक्वल 0 रख दें तो देखते हैं फिर क्या आता है अपने पास, ए वेक्टर सी एम इक्वल आई इक्वल टू 1 to n। तो क्या आ जाएगा अपने पास, एफ आई अपॉन एम। क्यों, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 0। किस कंडीशन के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार, ओके। तो देखो ये वाली इक्वेशन अपनी क्या कहलाएगी, इसको इक्वेशन नंबर बोल देना 5। दिस इक्वेशन इज क्या कहलाएगी यहाँ, एफ आई। ये एफ आई क्या है, आयत कण पर बाह्य बल है, ठीक है। समीकरण 5 के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कणों पर लगने वाले बाह्य बलों के योग के 1/m गुना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से, आई रिपीट वो लाइन फिर से सुनना, इक्वेशन 5 के आधार पर, इक्वेशन 5 के बेस पर अपन कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पार्टिकल्स पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के योग के 1/m गुना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 तो क्या आ जाएगा, इस m को यहाँ से ले जाओ, इस m को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, m ए वेक्टर सी एम इक्वल आई इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर, ओके। अब क्या करोगे, m चूंकि m ए वेक्टर सी एम इक्वल क्या होता है भाई, m ए वेक्टर सी एम इक्वल क्या होता है, एफ सी एम। वही m ए आ गया ना, f इक्वल क्या होता है, m ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी एम, ओके। तो क्या कह दोगे, एफ वेक्टर सी एम इक्वल क्या हो जाएगा भाई, आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। ये लो जी, ये अपना क्या है, एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का। ये अपने पास क्या है,
फोर्स है किसका, सेंटर ऑफ ए मास का। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? हाँ जी, तो इसको इक्वेशन बोल देना 6 लास्ट वाली को, ठीक है। इक्वेशन 6 के बेस पर हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा सेंटर है जहाँ सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स पार्टिकल्स पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के योग के तुल्य होता है। आई रिपीट, इक्वेशन 6 के बेस पर हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा सेंटर है जहाँ सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला फोर्स पार्टिकल्स पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के योग के तुल्य होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।